बच्चे आज हम पढ़ेंगे टू डायमेंशन मोशन के बारे में। इसके पहले जिस मोशन मैंने जब बताया था तो उसके अंदर हमने बताया था कि मोशन के तीन कैटेगरी होती हैं, एक वन डायमेंशन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होता है टू डायमेंशन मोशन दैट इज मोशन इन ए प्लेन, एंड तीसरा होता है थ्री डायमेंशन मोशन दैट मीन्स स्टडी ऑफ मोशन बिहेवियर ऑफ बॉडी इन स्पेस। आज हमें पढ़ना है ओनली टू डायमेंशन मोशन के बारे में, दैट मीन्स मोशन इन ए प्लेन, आइदर मोशन इन एक्स वाई प्लेन और मोशन इन वाई जेड प्लेन और मोशन इन जेड एक्स प्लेन। टू डायमेंशन मोशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी के दो कंपोनेंट्स होते हैं मोशन के, या तो एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा, एक्स में होगा, या वाई में होगा एंड जेड में होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्लेन। सवाल यह है कि किसी इंस्टेंट पर बॉडी के अगर दो कंपोनेंट होंगे, एट एनी टाइम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे, एक्सीलरेशन कोई जरूरी नहीं है कि दो कंपोनेंट हो या नहीं भी, एक भी हो सकता है एंड दो भी हो सकता है। तो अभी हमें सिंपल ये बताना है कि किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी के अगर दो मोशन है तो उसको किस तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए, अगर हम कहें कि कोई बॉडी मोशन में है और प्लेन में मोशन कर रही है बॉडी, सपोज अगर हम कहें ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर अगर बॉडी को हमने v वेलोसिटी दे दी इंस्टेंट पर और थीटा एंगल दे दिया हमने हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ। अब देखिए इस जगह पर क्या है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कहा जाएगा और इस मोमेंट पर ये हो जाएगा v cos थीटा। y के अलोंग अगर हम देखें तो इधर वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा और इसको कहेंगे v sin थीटा। तो इस तरीके से किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी के दो कंपोनेंट मिल रहे हैं एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, हमने देखा किसी भी मोमेंट पर देखेंगे तो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे। अब अगर देखें काइनेमेटिक्स रिलेशन के साथ में, तो काइनेमेटिक्स हमें सपोर्ट करता है क्या, अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक इक्वेशन। पहले हम देखेंगे इधर x मोशन में, फिर हम देखेंगे दूसरी तरफ y मोशन में। यह काइनेमेटिक इक्वेशन है। देखिए पहली जो इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, उसको हमने स्प्लिट कर दिया, vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ये हमारा x कंपोनेंट है, जहां vx है फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ux है इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ax है एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट। उसी तरीके से यहां पर अगर vy लिखें तो uy प्लस ay इंटू टी हो जाएगा। टाइम t के बाद वेलोसिटी का y, टाइम t के बाद एक्सीलरेशन का y एंड उस मोमेंट पर इनिशियल y कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन दोनों के लिए। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखें, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली y में अगर हम देखें तो यहां पर भी आपका क्या होगा, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट एक्स वाई है। एंड सिमिलरली तीसरी इक्वेशन अगर देखें तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स इंटू एस एक्स। ये हमारा इक्वेशन बन गया। एंड सिमिलरली तीसरी इक्वेशन y के अलोंग देखें तो वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू एस वाई। तो इस तरीके से हमारे पास में x कंपोनेंट वेलोसिटी, y कंपोनेंट वेलोसिटी, x कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट, y कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट, x कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर, y कंपोनेंट वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास मिल चुका है। अब अगर हम यहां से लिखें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं
एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, क्योंकि हमें 2 डायमेंशन मोशन ऑब्जर्व करना है। अब ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप दैट मींस एस वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप दैट मींस एस एक्स। और ये डायरेक्शन जो होगा किसके साथ होगा, तो विद एक्स एक्सिस। ये आप पढ़ चुके हैं वेक्टर में कि जो भी डायरेक्शन आता है कोफिशिएंट ऑफ जे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई, वो डायरेक्शन होता है विद एक्स एक्सिस। नाउ सेकेंड वेलोसिटी पर अगर आए तो v वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप। उसी तरीके से वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर हम इसका भी एंगल देखें दैट मींस डायरेक्शन उस मोमेंट पर किसका, वेलोसिटी का, तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ j कैप दैट मींस vy अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप दैट मींस vx, और ये भी होगा विद द x एक्सिस। एंड सिमिलरली अगर हम एक्सीलरेशन देखें तो a वेक्टर इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, और तब एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और तब उसी तरीके से डायरेक्शन अगर देखें तो ये भी हो जाएगा tan इनवर्स क्या, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, और ये भी डायरेक्शन किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ होगा। तो इस तरीके से हम सारा के सारा अपना इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ में हमने 2 डायमेंशन को रिलेट किया है। अभी हमने देखा 2 डायमेंशन मोशन के बारे में, तो 2 डायमेंशन मोशन में हमें आज पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले जाने प्रोजेक्टाइल होता क्या है। किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्ट करने के बाद उसका पाथ ऑब्जर्व करना और उस पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग उस बॉडी के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, और उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा मेन कंसंट्रेशन ये होना चाहिए कि बॉडी ऑब्लिकली प्रोजेक्टेड होनी चाहिए। ऑब्लिकली कहने का मतलब प्लेन के अंदर प्रोजेक्ट होना चाहिए, किसी एक्सिस से एंगल पर प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर बॉडी को हम ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए वर्टिकली अपवर्ड या हॉरिजॉन्टली, तो उस केस में क्या होगा, 1 डायमेंशन मोशन होगा। यानी ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल होना चाहिए ग्राउंड से 1 डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पहला पढ़ना है प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से प्रोजेक्शन। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में 3 कॉन्सेप्ट होता है। पहला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एंड तीसरा होता है इंक्लाइंड प्रोजेक्शन दैट मींस प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन ये है कि अगर किसी बॉडी को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया जाए तो उस बॉडी का मोशन ऑब्जर्व किया गया कि पैराबोलिक होगा, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट पाथ द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहली बात हम देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में प्लेन में बॉडी को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस हालात में हम सबसे पहले मान लें कि ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। हमने मान लिया ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड मोशन हमें जो ऑब्जर्व करना है xy प्लेन के अंदर ऑब्जर्व करना है। देखिए हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया यहां से किसी एंगल पर, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारा u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, ये दिया हुआ है। प्रोजेक्टेड बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है, तो यहां पर g जो होगा दैट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब देखिए इनिशियली क्या है, बॉडी को जब हमने प्रोजेक्ट किया है तो इनिशियली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दिस इज u cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा दिस इज u sin थीटा। जब बॉडी ग्राउंड पर हिट करेगा, जरा उसकी बात हम देखें, जैसे ही बॉडी ग्राउंड पर हिट करेगा इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी विथ विच बॉडी हिट द ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दैट मीन्स यहां भी u वेलोसिटी से बॉडी हिट करेगा एंड जितने एंगल पर आपने प्रोजेक्ट किया है उतने एंगल पर ये ग्राउंड को हिट करेगा। अब देखिए फाइनल भी अगर हम देखें तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा u cos थीटा एंड y कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ये नेगेटिव एक्सिस में है, ये पॉजिटिव एक्सिस में है। अब देखिए जैसे जैसे बॉडी अपने ट्रैजेक्टरी के टॉप की तरफ मूव करती है वैसे वैसे बॉडी रिटार्डेशन पीरियड में है। दैट मीन्स जैसे जैसे बॉडी अगर ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी एंड एट द मोमेंट व्हेन बॉडी रीच्ड एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो सवाल ये क्या बॉडी वहां पर रुक जाएगी क्या? नहीं, आंसर ये है क्योंकि उस मोमेंट पर वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट 0 हुआ है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट 0 नहीं हुआ है, तो इस जगह पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा। अब हमें यह नहीं पता है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा। अब जरा ऑब्जर्व करने वाली बात एक और है कि एक्सीलरेशन सिर्फ y के अलोंग है, वर्टिकल डाउनवर्ड है। एक्सीलरेशन x के अलोंग कितना है? तो 0। अब जरा देखिए एक्सीलरेशन x के अलोंग 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन क्या होगा? 0। इसका मतलब हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन 0, और यह तभी पॉसिबल है जब x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इससे हमें पता चल गया, यानी कि जो x कंपोनेंट इनिशियल होगा वही x कंपोनेंट फाइनल होगा, वही x कंपोनेंट किसी इंस्टेंट पर होगा। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट यहां भी क्या होगा? u cos थीटा। इस जगह भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा, यहां भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos थीटा। सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता जाएगा क्योंकि g एक्ट हो रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हर जगह वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा ही होगा। अब एक चीज और ध्यान दें, हम इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस मोमेंट पर बॉडी की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है उस मोमेंट पर जो हाइट होगा इसको बोलते हैं हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एंड जहां पर बॉडी हिट करता है ग्राउंड को उस डिस्टेंस को फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। O से P तक जाने का जो टाइम होगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंड। P से Q तक जाने का जो टाइम होगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन होगा O से Q तक जाने का टाइम। यानी यहां से एक और चीज हम लिख सकते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल टू असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करी। अब इसमें एक और बात ध्यान देने लायक है कि x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 है लेकिन y डायरेक्शन की एक्सीलरेशन 0 नहीं है। तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना होगा? तो डेल्टा vy हो गया हमारा कितना? तो u sin थीटा माइनस ऑफ माइनस u sin थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको
2u sin थीटा, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हमने पहले बोला था स्टार्टिंग में कि प्रोजेक्टाइल को अगर ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो पाथ पैराबोलिक होता है। मैथमेटिकली हम पाथ की इक्वेशन निकाल के देखें क्या मैथमेटिकल सपोर्ट करता है पैराबोलिक इक्वेशन को कि नहीं। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि जिस मोमेंट पर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया वो मोमेंट t इक्वल टू 0 है एंड आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर पहुंच गया है। ये पॉइंट कोई मान लेते हैं पॉइंट m होता होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है और यहां पर प्रोजेक्टाइल कब पहुंचा तो t इक्वल टू टी पर पहुंचा। इस मोमेंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कुछ हो जाती होगी v, हमें ये नहीं पता है, बट इस मोमेंट पर इस ऑरिजिन के रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हो गया r। तो इस r वेक्टर को हम कैसे लिखें वेक्टर फॉर्म में, तो ये डिस्टेंस हो गया x कंपोनेंट, ये डिस्टेंस हो गया हमारा y कंपोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगा अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखें डिस्प्लेसमेंट का, तो r वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए r वेक्टर क्या लिखेंगे आप, तो इस पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे x अलोंग i कैप प्लस y अलोंग j कैप। इसको लिखने का तरीका यही होगा x अलोंग i कैप प्लस y अलोंग j कैप। ये हमारा r वेक्टर हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे इनिशियली, एक तो हो गया हमारा u cos थीटा अलोंग i कैप, दूसरा होगा u sin थीटा अलोंग j कैप इंटू टी प्लस हाफ। एक्सीलरेशन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड मैग्नीट्यूड वाइज g है, तो इसको लिखेंगे g अलोंग माइनस j कैप इंटू क्या टी स्क्वायर। अब यहां पर i एंड j कोफिशिएंट को एक साथ कलेक्ट कर लें तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी अलोंग i कैप प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अलोंग j कैप। और इसके बाद में अगर हम i एंड j कोफिशिएंट को इक्वेट कर लें तो सिंपली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी एंड y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे, इन्हीं इक्वेशन से हम टाइम ऑफ एसेंड निकालेंगे, इन्हीं इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ डिसेंड निकालेंगे, रेंज निकालेंगे एंड हाइट निकालेंगे। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है। अब बात एक और है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने का रास्ता कैसा होना चाहिए, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है कि y इन द फंक्शन ऑफ x। जब कभी भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पेपर पर तो हमें y इन द फंक्शन ऑफ x पता होना चाहिए, तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ का नेचर बता सकते हैं। तो यहां पर हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि y x के फंक्शन में कन्वर्ट करें पहले, और जैसे ही y x के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम इक्वेशन ऑफ पाथ तक पहुंच जाएंगे। हमारे पास जो दो इक्वेशन थी उसमें से पहला इक्वेशन था हमारा x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये पहला इक्वेशन था, एंड y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दूसरा इक्वेशन था। अभी मैंने बताया कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है तो पहले इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करना होगा, क्योंकि हमें y इन द फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया, तो t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा
एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी के जगह पुट कर देंगे x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर हो गया x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास में, तो x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आ गया y इन द फंक्शन ऑफ x। जरा इस इक्वेशन पर आप गौर करें, ये इक्वेशन x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये नेगेटिव है, क्योंकि किसी हालत में g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के नेगेटिव होने के चांसेस नहीं बनते। इसलिए हमेशा इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। उस हालात में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं पाथ पैराबोलिक तो होगा, लेकिन पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, जो कि हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल में देख रहे हैं कि डाउनवर्ड पैराबोलिक इक्वेशन भी सपोर्ट कर रहा है इसके पाथ को। अब जरा यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा और हम मॉडिफाई करें, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना हम चाह रहे हैं। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और उस हालात में सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा हमने स्टेप को थोड़ा मॉडिफाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट हमने यूज कर लिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन को और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्स टैन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी को लिखने का तरीका कैसे होगा, अगर सारा इक्वेशन को इस साइड लाइन उठा करके, तो ये बन जाएगा हमारा जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ एक्स टैन थीटा एंड प्लस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बना, ये इक्वेशन आया है इक्वेशन पाथ से ही, लेकिन इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। अब जरा आप यहां पर गौर करें कि इस इक्वेशन में अगर हम एक्स वाई, दैट मीन्स एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कोऑर्डिनेट अगर हम फिक्स कर दें, एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन तो कांस्टेंट है ही, जी तो कांस्टेंट है ही, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम सिर्फ कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दें तो ये इक्वेशन tan थीटा का क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब हो गया कि थीटा के अगर दो वैल्यूज आएंगे, एक अल्फा मान लेते हैं एक बीटा मान लेते हैं, जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये है यहां पर कि क्या इन दो वैल्यूज के लिए कोऑर्डिनेट जहां पर हमने टारगेट को फिक्स किया है, क्या उसे हिट कर सकता है? तो आंसर इसका है बिल्कुल हिट कर सकता है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन के अंदर कंडीशन डालकर ही ये दो हमने एंगल डिफाइन किया है। इस इक्वेशन में इस दो एंगल के लिए ये डिफाइंड है इक्वेशन, यानी अब कह सकते हैं कि किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक टारगेट है और इस टारगेट को हिट करना इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो आपने उसका कोऑर्डिनेट क्या किया, फिक्स कर दिया, और इस कोऑर्डिनेट को फिक्स करने के बाद हमारे पास में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 2 आएगा, यानी कि 2 एंगल पर हम इस टारगेट को हिट कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग दोनों में क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो आपने फिक्स कर ही दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम होना चाहिए। दोनों के लिए एंगल अलग अलग हो जाएगा, एक एंगल अल्फा होगा एक एंगल बीटा होगा। तो किसी भी अब
एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर अगर किसी एक फिक्स टारगेट को हिट करना है तो देयर मस्ट बी टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और उन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये कैसे होगा हम आगे बताएंगे आपको। हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। पहला इक्वेशन था x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, एंड दूसरा इक्वेशन जो था हमारे पास में वो था y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी हमने क्या किया था कि पहले इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया था हमने, तो निकल गया था इक्वेशन ऑफ पाथ। अब क्या करेंगे, हम इन्हीं इक्वेशन से असेंडिंग टाइम, डिसेंडिंग टाइम, फ्लाइट का टाइम एंड रेंज, हाइट, ये सारा देखेंगे। अगर पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा, दिस इज योर dx बाई dt, और ये हो जाएगा u cos थीटा के इक्वल। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आ जाएगा, और ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ g इंटू टी, दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। और ये आया कैसे, तो y कंपोनेंट को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए, एट द टॉप ऑफ ट्राजेक्ट्री, एट द टॉप ऑफ ट्राजेक्ट्री, कहने का मतलब ये हो गया कि जब प्रोजेक्टाइल ट्राजेक्ट्री के टॉप पर पहुंच गया तो वहां क्या क्या सिचुएशन है उसको देखना आपने। पहला सिचुएशन ये है कि टॉप ऑफ ट्राजेक्ट्री पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइनल क्या हो गया, 0। इसका मतलब कि इस मोमेंट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, और उस टाइम जो टाइम लगेगा हमारा कहां से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस वर्टिकल कंपोनेंट तक जाने का, उसको बोलेंगे असेंडिंग टाइम। अब अगर देखें यहीं पर तो टॉप ऑफ ट्राजेक्ट्री पर क्या हो गया, वी वाई हमारा 0 हो गया, तो इस मोमेंट पर टाइम को हम कहेंगे असेंडिंग टाइम, और इस मोमेंट पर जो वाई कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा। तो जरा सा इस इक्वेशन से देखा जाए कि यहाँ पर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ g इंटू टी ए। अब इस जगह से देखिए तो हम टाइम ऑफ एसेंड निकाल सकते हैं, कितना हो गया ये, तो u साइन थीटा बाई g। हम जानते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, असेंडिंग टाइम डिसेंडिंग टाइम के इक्वल होता है। तो अगर हम लिखें यहाँ पर कि इन एब्सेंस ऑफ एयर ड्रैग, दैट मीन्स एयर रेजिस्टेंस, ascending time is equal to descending time is equal to total time of motion by 2। तो इस जगह से अगर हम देखें, दिस implies टोटल टाइम ऑफ मोशन का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो गया u साइन थीटा बाई जी। सो टोटल टाइम ऑफ मोशन हमारे पास कितना आ गया, तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये आ गया हमारा टोटल टाइम ऑफ मोशन। अभी मैंने बताया आपको कि जब बॉडी अपने ट्राजेक्ट्री के टॉप पर जाएगी उस टाइम y कोऑर्डिनेट बढ़ते 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 कहाँ चला जाएगा, तो हाइट के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर अगर हम इक्वेशन इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो h इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी ए minus half g into ta का square, and after solving the equation and putting the data ta equal to u sin theta by g in this equation, you get the result of u square sin square theta by 2g। this is the height attained by the projectile। अब एक चीज और हमने देखा, जिस टाइम टॉप ऑफ ट्राजेक्ट्री पर बॉडी पहुंच गया है उस टाइम असेंडिंग टाइम देखा हमने, टोटल टाइम ऑफ मोशन देखा, उस टाइम हाइट देखा। सेकेंड थिंग, जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा, यानी कि व्हेन बॉडी या प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को जब हिट करेगा
उस मोमेंट पर क्या होगा हमें ये देखना है। उस मोमेंट पर टाइम, टोटल टाइम ऑफ मोशन की इक्वल हो गया टी के इक्वल कैपिटल टी जो दिया हुआ 2u sin थीटा बाई जी, एंड एक्स कंपोनेंट बढ़ते 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 एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज के इक्वल हो जाएगा। तब हम यहां से कह सकते हैं कि रेंज जो होगा वो कितना हो गया, u cos थीटा, क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये है x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अगर t कैपिटल T के इक्वल हो जाता है तो x क्या हो जाएगा, r के इक्वल होगा। तो ये हो गया u cos थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ मोशन। अब इसको अब t की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी अगर पुट करेंगे तो यहाँ से रेंज की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा आ गया रेंज। अब देखिए यहाँ पर रेंज डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए साइन 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो कंडीशन हम लेंगे क्या, फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू +1। साइन 2 थीटा के वैल्यू +1 होने का मतलब ये हो गया थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, एंड उस मोमेंट पर रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होने चाहिए। उन दोनों का एडिशन हमने देखा था 90 के इक्वल होगा। कैसे आया अब मैं यहाँ आपको प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए किसी एक टारगेट को हिट करने का मतलब हमने रेंज फिक्स कर दिया, कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया। अब एक बार थीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे, एक बार थीटा की जगह बीटा पुट करेंगे, तो लिखेंगे टू हिट अ टारगेट क्या हो गया, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 बीटा बाई जी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार अल्फा पुट किया एक बार बीटा, तो साइन 2 बीटा को साइन पाई माइनस 2 बीटा लिख सकते हैं। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। अब यहां पर क्या आ गया, तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 2 बीटा आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 2 अल्फा इक्वल टू पाई माइनस 2 बीटा, और तब कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। दैट मीन्स 90 डिग्री हो गया। अगर किसी एक टारगेट को हिट करने के लिए एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 30 आपने सेट कर दिया, तो प्रोवाइडिंग वहां पर कंडीशन ये है u आपका सेम होना चाहिए, तो उस केस में दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा उसी टारगेट को हिट करने के लिए, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या, 60 डिग्री।